हाय एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द PCS ਸਬ द PCS ਸਬ ਦੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਏਕਮਜੋਤ ਕੌਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਹੈਗੀ 8 ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 8 ਨਿਊਜ਼ ਆਰਟੀਕਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। पहला आर्टिकल केड़ा देखने वाले ਆਪਾਂ पहला आर्टिकल होगा एक्सपैक्टेड क्रेडिट लॉस मॉडल ते जो कि लाइफ मिनट ते एक आर्टिकल आया, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, इनू डिटेल्स जानांगे। दूसरा हैगा इकनॉमिक टाइम्स ते NRF बिल ते आर्टिकल आया सीगा, सो ये बहुत न्यूज़ चल रहा है, सो इनू डिटेल्स देखांगे। सो तीसरा हैगा बिजनेस स्टैंडर्ड ते फेम इंडिया स्कीम दे रिलेटेड, इनू डिटेल्स डिस्कस करांगे। चौथा आर्टिकल अपना द हिंदू ते आया सीगा PM गति शक्ति स्कीम ते, इनू डिटेल्स देखांगे। उस तो बाद आर्टिकल आया से PIB ते परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के रिलेटेड, इनू डिटेल्स देखांगे। नैक्सट आर्टिकल डाउन टू अर्थ ते 2023 की IMO ग्रीन हाउस गैस स्ट्रैटेजी ते आर्टिकल आया सीगा, इनू डिटेल्स देखांगे। नैक्सट वन वी हैव इज डाउन टू अर्थ ते डायरिया कॉजिंग पैथोजन एक नवा हैगा, उहदे बारे कुछ आर्टिकल आए हुए हैं, उन्होंने डिटेल्स देखांगे। अगला हैगा इंडियन एक्सप्रैस ते ब्रेन ईटिंग अमीबा, कुछ अमीबा की वैरायटी हैगी है जिहड़ी ब्रेन ईटिंग कहा जाता जिन्होंने, राइट। सो इनू भी डिटेल्स जानांगे। सो लेट्स बिगिन विद द डिस्कशन। पहला टॉपिक जो मैं डिस्कस करन जा रही है वो हैगा एक्सपैक्टेड क्रेडिट लॉस मॉडल ते। सो जे मैं एक्सपैक्टेड क्रेडिट लॉस मॉडल आ मॉडल की गल करा तो ये की हैगा। सो इनू जानन तो पहला थानू कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। पहली चीज़ हैगी है कि NPA की हुंदा, ते दूसरा कंसैप्ट जो थानू पता होना चाहिए वो ये हैगा कि प्रोविजनिंग की हुंदा है। सो पहली गल मैं थानू NPA नू एक्सप्लेन करन तो पहला थानू की पता होना चाहिए कि एसेट की हुंदा। NPA की फुल फॉर्म की है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, राइट। सो एसेट पहला थानू पता होना चाहिए कि एसेट की हुंदा। सपोजिंगली आ बैंक है, राइट, ते आ थोड़े मेरे वर्गे काफ़ी जाने हैगे है, राइट, लोग है। सो आप की करते हैं, अपना पैसा बैंक को डिपॉजिट करते हैं, जमा करते हैं, राइट। तो बैंक आपू ये बदले की दिंदा है, ब्याज दिंदा है, इंटरस्ट रेट, राइट। सो आ की है बैंक की देनदारी है, क्योंकि बैंक ने आपको आ जो पैसा जमा किया ये भी वापस देना है, तो प्लस वो कुछ ब्याज भी देना। सो एक ही होगी देनदारी, दैट इज लाइबिलिटी। वेयरएज ये पैसे का बैंक की करता है अगे सी, अगर सिर्फ एवं अपने को जमा करता रहूगा तो लोगों को ब्याज दिंदा रहूगा तो बैंक तो दिवालिया निकल जूगा। सो इन दैट केस वो आ जो पैसा होंदा है इनू अगे लोगों को होर ब्याजू दे दिंदा, राइट। थोड़े लोगों इन्होंने इनू ब्याज ते देता, राइट। एक ही हो गया लोन गिवन बाय द बैंक, राइट। तो ये बदले बैंक नू की मिलता है, इंटरस्ट रेट मिलता है, राइट। ये बदले बैंक नू ब्याज मिलता है। सपोजिंगली इत्थे 4% ते आपां नू ये ब्याज दे रहा, तो उन्होंने तो किन्ने ते लै रहा 8% ते। आ जिहड़ा विच दा 4% हो गया ये बैंक का हो गया स्प्रैड, दैट इज बैंक की कमाई होगी ये, ठीक है। सो आ जिहड़ा लोन हैगा बैंक ने दिता होया लोगों को, ये इन्हें वापस लेना, दैट इज ये बैंक की एसेट होगी, ये बैंक ने लोगों को वापस लेना। इंटरस्ट भी लोगों को वापस आ रहा है बैंक को, राइट। सो इन दैट केस आ की हो गया बैंक का एसेट, दैट इज जिहड़े बैंक ने लोन दिते हुए हैं तो जिहड़ा उन्हां ते इंटरस्ट आ रहा उन्होंने की कहांगे बैंक का एसेट। एंड जदों यह एसेट परफॉर्म करना बंद कर दिंदा, परफॉर्म करना मतलब काम करना बंद कर दिंदा, तो इनू कहने नॉन परफॉर्मिंग एसेट, राइट। सो आ नॉन परफॉर्मिंग एसेट किवें कैटेगराइज किया जाता, किन्ने दिन बाद उन्होंने नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहने हैं, तो वो आपां हुणे सारा डिटेल्स समझते हैं। सो जो मैं थोनू NPA एक एग्जाम्पल ना एक्सप्लेन करा, सपोजिंगली आ कोई XYZ बैंक है जिन्हों तो मैं लोन लिया, राइट। मैं एक किसी बैंक तो लोन लिया होया, उसका नाम है XYZ बैंक, राइट। तो मैं अगर लोन लिया तो हर महीने किश्त भी भर रही होगी, दैट इज EMI जिन्होंने कहते हैं इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, तो वो एक पर्टिकुलर डेट पर भरी जाती है। सपोजिंगली कल सी मेरी EMI भरन की डेट, उन्होंने की कहांगे आप ड्यू डेट। तो अगर इत्थे मेरी 7 जुलाई 2023 सी ड्यू डेट, तो अगर मैं उस दिन ना तो प्रिंसीपल भर रही है तो ना ही मैं इंटरस्ट दैट इज EMI मैं भर रही है, सो इन दैट केस उन्होंने की किया जाऊगा कि मैं ड्यू डेट टपती है, राइट। अज की डेट तक अगर मैं लोन ना भरिया तो फिर मेरा अकाउंट की हो जाऊगा ओवर ड्यू। 7 जुलाई 2023 नू ये ओवर ड्यू की कैटेगरी च आ गया, राइट। सो अगर इत्थे हुण मैं लोन नहीं भर रही हैगी, मतलब इन दैट केस मैं जिहड़ी अपने लोन का प्रिंसीपल अमाउंट तो इंटरस्ट नहीं पे कर रही, तो बैंक वाले की हो जाएंगे चकन्ने हो जाएंगे, तो वो की करेंगे एक स्पैशल मैंशन लिस्ट दे विच पा देंगे कि बई ये ते नज़र रखियो कि इन्हें किश्त की भरपाई नहीं की। सो इन दैट केस की होगा कि मेरे लोन नू 1 तो लैके 30 डेज़ दे विच इनू स्पैशल मैंशन अकाउंट
ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਆਹ 30 ਡੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, अगर मैं 31वें दिन भी फिर भी पेमेंट नहीं की हैगी, ओवरड्यू तो लैके 31वें दिन भी नहीं पेमेंट की, तो ये स्पैशल मैंशन अकाउंट 1 की कैटेगरी च आ जाऊगा। एंड ये कदों तो रहूगा 31वें दिन तो 90 दिन तक, राइट। एंड अगर मैं फिर भी 60 दिन तक, राइट। एंड अगर मैं ये फिर भी लोन नहीं पे किया तो भी फिर की होगा, ये 61 तो लैके 90 दिन तक ये स्पैशल मैंशन अकाउंट 2 की कैटेगरी च रहूगा। दैट इज इत्थे की हो रहा, रिस्क वधदा जा रहा, तो वो बैंक के जिन्ने वो अलर्ट है उन्होंने अलर्टनैस वधदी जा रही है, वो मेरे ते ज़्यादा नज़र रखणगे कि ये अकाउंट तो आ नहीं रहा भी, ये रिस्की होंदा जा रहा, राइट। सो मेरे रिस्क लोन वापस देने की या किश्त वापस देने की प्रोबेबिलिटी घटती जा रही है, राइट। इधर नूं जदों मैं वध रही हाँ तो मेरी प्रोबेबिलिटी घटती जा रही है। तो जे 90 दिन टप गए तो इनू की कहांगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया मेरा लोन, राइट। सो आ जिहड़ा 90 दिन का पीरियड हैगा, एक तो लैके 90 दिन का ओवरड्यू तो लैके 90 डेज तक लोन नूं की किया जाता है, इनू किया जाता स्ट्रेस्ड एसेट। एंड जदों ये 90 दिन टप जाता ओवरड्यू तो इनू की किया जाता नॉन परफॉर्मिंग एसेट। होप दिस इज क्लीयर टू यू, राइट। सो सुपोजिंगली इत्थे 90 दिन का पीरियड कैलकुलेट करिए तो अक्टूबर का महीना आ गया 8 अक्टूबर 2023, राइट। सो जिहड़ा नॉन परफॉर्मिंग एसेट 12 महीने तो ज़्यादा लंघ जाए, द नॉन परफॉर्मिंग एसेट NPA फॉर 12 मंथ इज कॉल्ड एज दी सब स्टैंडर्ड एसेट, राइट। सो अगर ये ऐसे कंडीशन दे विच मैं 12 महीने होर लोन नहीं पे करती हैगी, दैट इज़ 1 साल होर लोन नहीं पे करती, तो इनू की 1 साल लिए किस कैटेगरी च रहूगा, सब स्टैंडर्ड एसेट की कैटेगरी च रहूगा। दैट इज़ इत्थे है 8 अक्टूबर 2023, 8 अक्टूबर 2024 इत्थे तक ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट की कैटेगरी च रहूगा। एंड नॉन परफॉर्मिंग एसेट की केड़ी कैटेगरी, सब स्टैंडर्ड एसेट इनू कह दिता जाऊगा। होप दिस इज क्लीयर टू यू। एंड उस तो बाद चो भी जे मैं लोन नहीं पे करती तो वह डाउटफुल कैटेगरी च आ जाऊगा। सो डाउटफुल कैटेगरी दे विच भी 3 टाइप दी कैटेगरीज होंदियां, डाउटफुल एसेट 1, डाउटफुल एसेट 2 एंड डाउटफुल एसेट 3। अगर मैं ये तीनों कैटेगरीज की गल करा तो D1 की हुंदा कि जिहड़ा सब स्टैंडर्ड 1 साल लई है, 1 ईयर, राइट। सब स्टैंडर्ड तो 1 साल लई। एंड 1 to 3 ईयर के पीरियड नूं की कह देंगे, डाउटफुल 2 कैटेगरी। एंड जो वो 3 साल तो उत्ते टप जाते हैं तो उन्होंने की किया जाता, डाउटफुल 3 कैटेगरी, राइट। एंड जो उस तो बाद भी अगर मैं लोन ना पे करा या EMI ना पे करा तो उन्होंने की किया जाता है लॉस एसेट, कि इत्थों कोई भी इंटरस्ट या प्रिंसीपल अमाउंट वापस आने की कोई उम्मीद नहीं, राइट। होप दिस इज क्लीयर टू यू। आ सीगे बैंक के एसेट्स। तो हुण जे मैं गल करा प्रोविजनिंग की, प्रोविजनिंग की किया जाता, बैंक जिवें लोन किसी इंसान का गया होया तो चांसिस होंगे कि डिफॉल्ट कर जाए। जिवें आपां हुण फार्मर्स के लोन तो देख लैंदे, काफ़ी ज़्यादा हाई डिफॉल्ट रेट होंदा। सो रिस्क देखते हुए फार्मर जे किस कैटेगरी का लोन हैगा उसके अकॉर्डिंगली पर्टिकुलर कैटेगराइजेशन के हिसाब के नाल कि जे रिस्क ज़्यादा है लोन का तो फिर बैंक की करता, एक पर्टिकुलर अमाउंट पासे रख दिंदा है कि हाँ ये शायद डिफॉल्ट का रिस्क हो सकता। जे एकदम ही सारे पैसे भरने, सुपोजिंगली किन्ने जाने लोग लाइक 1000 लोग इकट्ठे डिफॉल्ट कर दें तो बैंक तो कंगाल हो जाऊगा ना इन दैट केस। सो इन दैट केस वो पहले तो ही थोड़ा थोड़ा पैसा हर अमाउंट का थोड़ा साइड से रखना शुरू कर देंगे ने, ताकि जे डिफॉल्ट हो तो बैंक नूं एकदम धक्का ना लगे। सो ऐसे चीज़ नूं कहते हैं प्रोविजनिंग, दैट इज बैंक प्रोविजनिंग कर रहा है, राइट। सो अगर मैं गल करा प्रोविजनिंग की, तो जो सब स्टैंडर्ड एसेट है इत्थे अप्रोक्सीमेटली अगर RBI की गाइडलाइंस के हिसाब से गल करा तो 10% प्रोविजनिंग हो जाती है। तो जो वो डाउटफुल 1 की कैटेगरी चाहता है तो बैंक ने 20% जिन्ना लोन अमाउंट, अगर 100 रुपया है इत्थे तो वो पिछे 10 रुपये बैंक ने प्रोविजनिंग वाले खाते च पाते कि हाँ हजे मैं पासे पाना शुरू कर देना क्योंकि ये तो दे नहीं रही किश्त। सो इन दैट केस हो सकता कि डिफॉल्ट हो जाए। जे एकदम डिफॉल्ट हो गया तो फिर वो बैंक नूं एकदम शॉक लगता होंदा, राइट। सो उस तो अवॉइड करन तो थोड़ी थोड़ी अमाउंट पहला ही बैंक साइड ते पाण लग जाता, राइट। सो इत्थों की हो गया कि अगर D1 कैटेगरी च आ गया तो उन्होंने 100 दे विचों 20 रुपये उन्होंने एक पासे प्रोविजनिंग अकाउंट च पाने पैंदे हैं। ते जे यह D2 की कैटेगरी च आ गया तो 30% हो जाती है ये अमाउंट, राइट। एंड जे D3 हो गया दैन 100% प्रोविजनिंग करनी पैंती है कि जिन्ना टोटल लोन अमाउंट है उन्होंने सारे नूं
बैंक नूं सारे नूं प्रोविजनिंग च पाना पैंदा, जिन्ना भी 100 ਦੇ 100 रुपए बैंक नूं प्रोविजनिंग च पाने पैणगे। होप दिस इज़ क्लीयर टू यू। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि प्रोविजनिंग की हुंदी है ते NPA की हुंदा। सो इत्थे आपां की देखिया कि बैंक की पॉलिसी यूज़ कर रहा सी। अगर मैं इत्थे बैंक की पॉलिसी की गल करा तो बैंक ने यूज़ की है, वन सेकेंड, इनकर्ड लॉस अप्रोच, कि जदों बैंक नूं लॉस हो गया उस तो बाद वो प्रोविजनिंग करनी शुरू करता। हालांकि प्रोविजनिंग पहला ही शुरू हो जाती है जदों स्ट्रेस्ड एसेट की कैटेगरी च लोन आ गया, एक पर्टिकुलर लोन स्ट्रेस्ड एसेट की कैटेगरी च आ गया, तब तो ही प्रोविजनिंग शुरू हो जाती है। बट ये बहुत घट परसेंट होंगी है एंड ये रिस्क नूं देखते हुए होंगी है, जिवें किसी एग्रीकल्चर लोन ते 0.25% इत्थे ही करना शुरू करता, राइट। सो अलग अलग क्राइटेरियाज है, आपां नूं उहदे च जाण दी लोड़ नहीं हैगी। बट जिथे मेजर प्रोविजनिंग स्टार्ट होंदी है वो कित्थों, जदों सब स्टैंडर्ड बन जाता। सब स्टैंडर्ड ते 10% आ जाता, फिर D1 की कैटेगरी ते 20% आ जाता, तो D2 की कैटेगरी ते कितना आंदा 30% आ जाता। एवें अगर मैं D3 की कैटेगरी ते पहुँचते नहीं है तो फिर वो बैंक 100 रुपीज़ जिन्ना मैंने लोन से दिता होगा वो सारे नूं प्रोविजनिंग च पा दिंदा, राइट। सो इत्थे की बैंक देख रहा कि जदों मैं इत्थे मेरे लोन दी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया उस तो बाद मेजरली उन्होंने प्रोविजनिंग करनी शुरू की, दैट इज़ लॉस ऑलरेडी हो गया सीगा, लॉस इनकर्ड अप्रोच सीगी। बट हुण आ जिहड़ी स्कीम आई है पर्टिकुलर, वन सेकेंड, या एक्सपैक्टेड क्रेडिट लॉस मॉडल। सो ये अगर मैं गल करा तो ये की किया गया है कि पहला ही जिहड़ा रिस्क हैगा उहनूं गौज करो, उहदे हिसाब दे नाल लोन नूं 3 स्टेजेस डिवाइड करो, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। तो ये किवें होगा, ये तुसी हिस्टरी देखो कि किहड़े लोन दे विच ज़्यादा डिफॉल्ट हैगा, कि या किवें मतलब जिवें हुण क्रेडिट टू रिस्क वेटेड रेशो हुंदी है, आपां कैलकुलेट करते हैं उस की देखते हैं कि पिछे बैकअप एसेट कितना पिया है, अपने को कोई मतलब उन्हां दे कोलेटरल पिया है, कोई चीज़ गिरवी रखी हुई हैगी ये नहीं हैगी, कितना रिस्की है लोन, उहदे हिसाब दे नाल उहनूं 3 स्टेजेस डिवाइड करो एंड इहदे हिसाब नाल की बनाओ, उन्हां दी क्रेडिट रिस्क प्रोफाइल बनाओ एंड उहदे हिसाब दे नाल पहला ही प्रोविजनिंग करनी शुरू कर दो। इस चीज़ की वेट ना करो कि हाँ ऑलरेडी लॉस हो जाए, पहला की सीगा इनकर्ड लॉस अप्रोच सीगी एंड हुण की एक्सपैक्टेड क्रेडिट लॉस मॉडल ये अडॉप्ट किया जाऊगा। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस न्यूज़। सो ये नाल की होगा कि पहला ही अगर बैंक अपना एक अमाउंट पासे रखना शुरू करूँगा तो उहदे नाल की होगा कि प्रोविजनिंग ज़्यादा होगी एंड प्रोविजनिंग दे विच एक हुंदा है प्रोविजनिंग कवरेज रेशो, राइट। दैट इज़ किन्ने बैंक की प्रोविजनिंग किन्नी हैगी है तो उहदे नाल टोटल लोन किन्ना है। जिवें मैं हुण इत्थे एग्जाम्पल दित्ती सीगी, जिवें स्टेज 1 ते 10% सीगा, मीनस 100 चों 10 रुपए उन्होंने प्रोविजनिंग की हुई है। सो प्रोविजनिंग कवरेज रेशो इत्थे की सीगी 10%। प्रोविजनिंग कवरेज रेशो किवें कैलकुलेट की जाती है, पहला ग्रॉस NPA देखा जाता, ग्रॉस NPA तो नैट NPA ते आया जाता। वन सेकेंड, आई विल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। सपोजिंगली मैं 150 रुपए लोन ते लए सीगे ते उहदे चों मैं 50 रुपए सपोजिंगली मैं वापस करते हैं, राइट। तो मेरा कितना रह गया लोन ड्यू 100 रुपया, इनू की कहांगे ग्रॉस NPA, राइट। सो ये अगर मैं 10 रुपए की प्रोविजनिंग करदा, राइट, 100 रुपए चो 10 रुपए की प्रोविजनिंग करदा तो आ की रह गया नैट NPA, दैट इज आ 90 रुपए नैट NPA बन गए, राइट। होप दिस इज क्लियर टू यू। वन थिंग, दूसरी चीज़ है प्रोविजनिंग कवरेज रेशो इत्थे की होगी, प्रोविजनिंग रेशो कवरेज रेशो होगी 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज ग्रॉस जिहड़ी नॉन परफॉर्मिंग एसेट है उहदे नाल प्रोविजनिंग कवरेज रेशो कड्डी जाती है विच वुड बी इक्वल टू 10%। होप दिस इज क्लियर टू यू। चलो ये नाल हुण हुंदा की है, पहली चीज़ तुहानूं ये पता होनी चाहिए कि जिन्नी हाई प्रोविजनिंग कवरेज रेशो होगी उन्ना ही की होगा बैंक ज़्यादा शॉक्स नूं अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी, दैट इज ये नाल बैंक की रेजिलियंस वधूगी। होप दिस इज क्लियर टू यू। अगला टॉपिक किहड़ा डिस्कस करन जा रहे हैं वो हैगा NRF बिल ते। सो ये की बिल है 2023 दे विच पास किया गया, ਇਹਦਾ पर्पस की है नैशनल रिसर्च फाउंडेशन नूं करके एक बॉडी हैगी जिन्होंने इस्टैबलिश करना, ਇਹਦਾ पर्पस है, राइट। सो ये की है जिवें बॉडी के नाम तो ही पता चल रहा है, दैट इज रिसर्च नूं प्रमोट करना। नैशनल रिसर्च फाउंडेशन इज़ एम्ड एट प्रमोटिंग द रिसर्च। सो इसलिए रिसर्च लिए पहला कोई बॉडी नहीं सीगी SCRB, दैट इज साइंटिफिक
एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टैक्नोलॉजी के अंडर आ जाता सीगा। सो पहले ये बॉडी सीगी, हुण इहनूं रिप्लेस करके नैशनल रिसर्च फाउंडेशन नूं लैके आया जा रहा। सो ऐसे पर्पस लई एक बिल पास किया गया ते 50,000 करोड़ का इस पर्टिकुलर चीज़ लिए आउटले है, बजट आउटले, राइट। सो वो 50,000 करोड़ जो आना वो 14,000 करोड़ है गवर्नमेंट दूगी, दैट इज गवर्नमेंट बजट तो आ रहा है, तो 36,000 करोड़ जो प्राइवेट सैक्टर तो आऊगा। होप दिस इज क्लीयर टू यू कि फंडिंग कितों होगी, बॉडी का पर्पस की है, राइट। सो ये तो बाद चो बॉडी की स्ट्रैटेजी की रहूगी तो ये नीड की है। सब तो पहला नीड की गल करिए कि जे अब जो आप बोर्ड की गल करते हैं अज तक अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जे आप गल करिए तो मेजर कुछ ही इंस्टीट्यूट्स है जोड़े रिसर्च एंड डेवलपमेंट को कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, चाहे तुसी IITs ला लो चाहे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस लगा लो, राइट। सो यह जे इंस्टीट्यूट एलीट इंस्टीट्यूट रिसर्च एंड डेवलपमेंट को कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे सी, दैट इज लॉपसाइडेड रिसर्च सीगी, नॉट एवरी कॉर्नर वॉज लाइक एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री वॉज कवर्ड अंडर दैट, राइट। होप दिस इज क्लीयर टू यू। सो ऐसे पर्पस लिए की किया गया, एक पर्टिकुलर न्यू फाउंडेशन न्यू बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, राइट। सो इन्हों की बोर्ड की 3 प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी रहूगी, 3 चीज़ों पर फोकस करेंगे। पहली चीज़ है स्टेट लैवल पे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करना। सी रिसर्च कैरी आउट करने लिए कुछ इनक्यूजिटिव माइंड्स की लोड़ होंदी है, राइट। सो यह जे दिमाग यह जे लोगों को ट्रेन करने की लोड़ है। सो पहला फोकस की है स्टेट का सेंटर का कि स्टेट लैवल पर जोड़ा ह्यूमन रिसोर्स है उन्होंने डेवलप किया जाए। ये की करना उन्होंने इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने, फैलोशिप्स ऑर्गेनाइज करनी है, तो इंटरनैशनल एक्सपोजर मॉड्यूल्स तैयार किए गए, राइट, कि जिहदे नाल इंटरनैशनली बेस्ट प्रैक्टिसिस है उहदे हिसाब दे नाल बच्चों को तैयार किया जाए ताकि साइंटिफिक माइंड्स की डेवलपमेंट हो सके। सो पहली चीज़ है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कर ली। फिर उस तो बाद दूसरा आप खुद सोचो कि की होगा, ये कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है। सो वो इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया जाऊगा, जिमें कि लैब्स हो गया, कंप्यूटिंग रिसोर्सिस हो गए या मॉडर्न साइंटिफिक इक्विपमेंट्स हो गए, ये सब कुछ प्रोवाइड किया जाऊगा उस पर्टिकुलर स्टेज के विच, राइट। सो तीसरा हैगा कि to ensure that the research fund flows across the different institute, that is funding उन्होंने properly available हो सके, ये तीसरा पॉइंट सी, राइट। सो 3 pronged strategy तो क्लियर हो चुकी है। फर्स्ट थिंग व्हाट वी डिस्कस्ड इज कि एक बिल की सीगा, ये नाल एक पर्टिकुलर नैशनल रिसर्च फाउंडेशन एक ट्रस्ट बनाया गया है, राइट। सो ये बोर्ड का की काम हैगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना, तो इन्हों की स्ट्रैटेजी की है, तो इन्हों की फंडिंग कितों कितों आनी, 14,000 फ्रॉम दी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड बाकी 36,000 प्राइवेट सैक्टर तो आऊगी, राइट। होप दिस इज क्लीयर टू यू। सो उस तो बाद चो हुण इस बोर्ड की कंपोजिशन देखते हैं। 16 मैंबर की बॉडी हैगी है। अगर 16 मैंबर चो गल की जाए, 2 मैंबर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टैक्नोलॉजी के आएंगे, 5 मैंबर जोड़े होंगे वो इंडस्ट्री के, बाकी 1 मैंबर ह्यूमैनिटीज़ विंग तो है, राइट। तो बाकी 6 मैंबर जोड़े वो पर्टिकुलर जोड़ा प्रोजेक्ट हैगा ਉਹਦੇ एक्सपर्ट्स होंगे, राइट। ਜਿਹੜੇ फील्ड का प्रोजेक्ट है वो एक्सपर्ट्स 6 इंक्लूडिड होंगे। सो ये कंपोजिशन होगी बोर्ड की, राइट। ये हो गए 14 मैंबर, इतने मैं गल की 16 की। सो 2 होंगे एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेजिडेंट। सो वो एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेजिडेंट कौन होंगे, मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टैक्नोलॉजी, दैट इज जोड़ा मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टैक्नोलॉजी होगा उस टाइम पर वही एदा एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेजिडेंट होगा। दूसरा वाइस प्रेजिडेंट कौन होगा, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, राइट। सो ये हो गए 16 मैंबर बॉडी, राइट। आ 16 मैंबर बोर्ड को कौन हेड करेंगे, दी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, राइट। हूसो एवर वुड बी द प्राइम मिनिस्टर ही वुड बी हेडिंग दिस बोर्ड। होप दिस इज क्लीयर टू यू। सो आ सीगी एक बोर्ड की करूँगा, पॉलिसी फॉर्मुलेशन करूँगा, तो वो पॉलिसीज़ को इंप्लीमेंट करने लिए कुछ एग्जैक्टिव्स भी चाहिए होंगे। तो आ एग्जैक्टिव जोड़े हैगे हैं ये कित्थों आएंगे, ये अलग मतलब जोड़े भी एग्जैक्टिव्स की बॉडी बनूगी, इन्होंने कौन हैड करूँगा, इन्होंने प्रिंसीपल साइंटिफिक एडवाइजर ये हैड करेंगे इस पर्टिकुलर बॉडी में। होप दिस इज क्लीयर टू यू। प्रिंसीपल साइंटिफिक एडवाइजर इन्होंने हैड करेंगे। दिस वॉज ऑल अबाउट द कंपोजिशन, राइट। सो हुण थानू सारी स्कीम क्लियर हो चुकी हो। नैक्सट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज फेम इंडिया स्कीम। सो फेम इंडिया स्कीम की अगर मैं गल करा तो इत्थे कुछ कंपोनेंट्स है। पहली चीज़ ये स्कीम कदों लॉन्च की गई थी 2015 के विच, राइट। सो हुण की है फेम 2.0 आ रहा, राइट। सो दिस इज़ द सेकेंड वर्जन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कीम का नाम की है फेम, दैट इज़ फास्टर अडॉप्शन एंड मैनुफैक्चरिंग ऑफ द इलैक्ट्रिकल व्हीकल्स, दैट इज़ इलैक्ट्रिकल व्हीकल्स नू
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਡੋਪਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 3 ਟਾਈਪ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨमेंट ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇਜ਼ਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਹੈਗੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜਿੰਗ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। 3 ਟਾਈਪ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਪ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਯੂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਬਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵਹੀਕਲ ਖਰੀਦਣ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜਿੰਗ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵਹੀਕਲ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਕਾਲਸ ਅਲੀਗਡ ਫੇਮ ਡਿਫਾਲਟਰਸ ਫॉर ਹੀਅਰਿੰਗ ਫਰॉम ਦੀ ਜੁਲਾਈ 30। ਸੋ ਕੁਝ ਡਿਫਾਲਟਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਐਂਡ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਇਹ ਕੁਝ 2 ਵੀਲਰ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਹੈਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੀਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਂਡ ਓਕੀਨਾਵਾ ਦਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਆਹ 2 ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਝ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ दैट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हाँ की हैगा, बट कंटैक्सट ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ 3 ਟਾਈਪ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕੰਸਰਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੈਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੈਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਕੰਸਰਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਸੈਕੰਡ ਵਰਜ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਸਕੀਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਸੀ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਨੂੰ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਟਾਰਗੇਟ, ਜਿਹੜਾ ਫੇਮ 2.0 ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਹੈ, 10 ਲੱਖ 2 ਵੀਲਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, 5 ਲੱਖ 3 ਵੀਲਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਰਾਈਟ। E3 ਵੀਲਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ 55,000 4 ਵੀਲਰਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਂਡ 7,000 ਬੱਸਿਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਬੱਸਿਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ दैट यू हैड टू नो अबाउट इट। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵਹੀਕਲ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਐਡਰੈਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਇਮਿਸ਼ਨਸ ਘੱਟ ਸਕਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਾਰਗੇਟਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਪ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਯੂ। ਨੈਕਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਣੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ PM ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਹੈ। ਸੋ आई अज्यूम कि सब नूं पता ही होगा, बस एक ब्रीफ जी एक्सप्लेनेशन दे रही है। सपोजिंगली ये की हुंदा अलग अलग डिपार्टमेंट कोआर्डीनेट करते हैं ताकि कोआर्डीनेटेड एफर्ट्स लैके वेस्टेज घटाई जा सके तो प्रोजैक्ट्स नूं एक्सपीडीट किया जा सके, दैट इज़ प्रोजैक्ट छेती छेती कंप्लीट हो सकन। जिवें तुहानूं इहदी स्कीम के नाम तो भी पता चल रहा है, गति मीनस स्पीड ते शक्ति मीनस पावर, दैट इज़ प्रोजैक्ट्स जिहड़े भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजैक्ट है उन्होंने एक पोर्टल पर लिया के उन्होंने प्लैंड वे दे नाल तैयार किया जाए ताकि उन्हों की स्पीड भी वधे ते उन्हों की एफिशिएंसी भी वधे। सो किसी एग्जाम्पल ना मैं इनू एक्सप्लेन करती हूँ। सपोजिंगली की हुंदा सी, पहलां की किया जांदा सीगा कि किसी ने सड़क बनाई, सड़क वाले डिपार्टमेंट ने सड़क बनाती। सो इन दैट केस उन्होंने बाद चों पट के उहदे च गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है या उहदे च ऑप्टिकल फाइबर या केबल पाई जा रही है, राइट, कुछ भी पाया जा रहा। सो की हुंदा सी, प्लैंड एफर्ट नहीं हुंदे सीगे। हुण इहदे च की होगा, गति शक्ति दे विच एक पोर्टल बना दिता गया जिहदे च सारी मिनिस्ट्रीज अपने एफर्ट्स नूं प्लान कर सकदियां ने। सो अगर किते सड़क बनन वाली है सो बाकी डिपार्टमेंट्स नूं पहलां पता चल जूगा कि इत्थे सड़क प्लान हो रही है, राइट, आ टाइम ते इत्थे सड़क पाऊगी, उह तों पहलां ही आपां जिहड़ी ऑप्टिकल केबल दी वायरस हैगियां ओह बिछाणियां ने, पहलां ही बिछाणियां ने, राइट। सो ये नहीं है कि हाँ सड़क बन गई तो उस तो बाद चों पट्टिया जा रहा है। सो इसे लिए कोआर्डीनेशन की जिहड़ी कमी सीगी, जिहड़ी कोआर्डीनेटेड अप्रोच की कमी सी, उसे नूं इस पोर्टल के थ्रू पूरा किया जा रहा है। एक पर्टिकुलर सेंट्रलाइज्ड पोर्टल बन गया जिथे अलग अलग मिनिस्ट्री 16 मिनिस्ट्रीज का डेटा एक ही जगह पर कंपाइल किया जाता है, राइट। सो आ डेटा बारे ही न्यूज़ हैगी है। सो आई विल स्टिक टू द न्यूज़ ओनली। सो न्यूज़ की है इत्थे, न्यूज़ इंपॉर्टेंट है इत्थे कंटैक्स्ट कि आ जिहड़ा नैशनल प्लैनिंग ग्रुप हैगा ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ का डेटा है। एंड ये डेटा इन्होंने किस दी हेल्प देना कलैक्ट किया है, ये विसाग एनदी, दैट इज़ भास्करचार्य नैशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक, राइट। सो इन्हां दी हेल्प देना ये डेटा इन्होंने कलैक्ट किया है, जिहड़ा कि सारा कित्थे पिया है, गति शक्ति पोर्टल ते पिया है ते आ पर्टिकुलर नैटवर्क प्लैनिंग ग्रुप दे अंडर पिया है, राइट। होप दिस इज़ क्लीयर टू यू। सो इत्थे की है कि जिहड़ा ये स्पेशियल डेटा हैगा, स्पेशियल डेटा मीन स्पेस के रिलेटिड, अगर सुपोजिंगली किसी ने किते सड़क बनानी है तो उन्होंने जाके उत्थे फील्ड का मुआयना करने की लोड़ नहीं हैगी, वो इत्थे बैठ के ही कंप्यूटर की हेल्प दे नालों जियो स्पेशल टैक्नोलॉजी नूं यूज़ करके वो पर्टिकुलर चीज़ नूं देख सकते हैं, राइट। सो इस टाइप का डेटा जिहड़ा इन्हां कोल पिया है, सो इनू की कर सकते हैं, हुण प्राइवेट बॉडीज़ दे नाल शेयर करने की गल हो रही है।
ਹੋਪ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਯੂ। ਸੋ ਆਹ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕੀ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਐਫਰਟਸ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਪੋਜ਼ਿੰਗਲੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਕਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਹੈ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਅਲੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸੜਕ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਆ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਅਲੋਟ ਕਰਨੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਆਹ ਪੋਰਟਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ 2025 ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 6 ਲੇਨ ਤੋਂ 8 ਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਪ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਪ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਆਹ ਪੰਪ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੇਸਟ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਅਲੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੁਲਰਲੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਲਾਨਡ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਰਸਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤਮਾਲਾ, ਸਾਗਰਮਾਲਾ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਸ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਹੋਪ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਯੂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਐਕਸਪੀਡੀਟ ਹੋਣਗੇ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਮਿਲੂਗੀ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਸਪੀਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਆ ਡੇਟਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। ਹੋਪ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਯੂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਪਿਲਰਸ ਹੈਗੇ, ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵਨੈਸ, ਪ੍ਰਾਇਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਆਪਟੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਸਿੰਕਰੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿਲਰਸ ਹੈਗੇ। ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵਨੈਸ ਮੀਨਸ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਕਵਰੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਅਪਰੋਚ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰਾਇਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ਿੰਗਲੀ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਬਲ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਇਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲੈਵਲ ਵਾਈਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਆਪਟੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਉਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਟੀਮਮ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਹੈਗਾ ਸਿੰਕਰੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਸਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਭ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਹੈਗਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਚੀਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਵੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਛੇਵਾਂ ਹੈਗਾ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਅਪਰੋਚ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੇਰਿਡ ਵਰਸਟਾਈਲ ਅਪਰੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਆਹ 6 ਪਿਲਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਟੀਕਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਦੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, 2017-18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਰਜ਼ਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ 2020-21 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਜ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਫੇਮ 2.0 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ PGI 2.0 ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ 2.0 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 1000 ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 73 ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ 73 ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਨੂੰ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਆਊਟਕਮ ਬੇਸਿਸ ਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਹੈਗਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ, ਕਿ ਆਊਟਕਮ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਇਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਵਰਨੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਹੈਗੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਆਊਟਕਮਸ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਊਟਕਮਸ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਹ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਰਦਰ 6 ਡੋਮੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ 6 ਡੋਮੇਨਸ ਹੈਗੇ। ਲਰਨਿੰਗ ਆਊਟਕਮ, ਐਕਸੈਸ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਐਕੁਇਟੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਰੈਂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਐਂਡ ਰੈਂਕ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆ ਹੈਗਾ ਆਕਾਂਸ਼ੀ 3, ਰਾਈਟ। ਪਹਿਲੀ 3 ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਆ ਟॉप मोस्ट हो जाऊगा, दक्ष हैगा टॉप मोस्ट, आकांक्षी 3 हैगा लोअर मोस्ट, फिर उस तो बाद आकांक्षी 2 आ जाता, आकांक्षी 1 आ जाता, राइट। सो एवें ही उत्तम, अति उत्तम, उत्कर्ष एंड दक्ष, दक्ष जिहड़ा हैगा टॉप मोस्ट हैगा, राइट। होप दिस इज क्लीयर टू यू। सो इन्हां दे बेसिस ते स्टेज नूं कैटेगराइज किया गया। सो तुहानूं की जानना जरूरी है कि पंजाब, राजस्थान ते चंडीगढ़ जिहड़े बेस्ट हैगे लर्निंग आउटकम्स दे विच सब तो बेस्ट कौन रहा है, पंजाब, चंडीगढ़ ते राजस्थान, जो कि प्रचेस्ता 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੌਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਿਡਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਸਮਵੇਅਰ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ
ਜਿਹੜਾ PGI 2.0 ਇਹ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਈ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀ 2020 ਵਾਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਸੈਂਟ ਪੋਲਿਸੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਟ ਵੁੱਡ ਹੈਲਪ ਦੀ ਸਟੇਟ ਐਂਡ UT ਟੂ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਗੈਪਸ accordingly prioritize the area for intervention। that is ਇਹ states and UTs ਦੇ particularly ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆ ਇੰਨੇ areas ਨੇ, ਸੋ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪਲਿਸਿਟਲੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਏਰੀਆ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ हैं। ਹੋਪ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਯੂ। ਨੈਕਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈਗਾ ਹੈ 2023 IMO ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਸਮਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਮਰੀਨ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, 80th ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, 2050 ਤੱਕ ਨੈਟ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਰਬਨ ਐਮਿਸ਼ਨਸ ਅਚੀਵ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਪ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਯੂ। ਨੈਟ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਰਬਨ ਐਮਿਸ਼ਨ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਐਮਿਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਨੀ ਹੀ ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਨੈਟ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ੀਰੋ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਐਮਿਸ਼ਨ ਦੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰਫ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੂਵ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਟਾਰਗੇਟਸ ਲਏ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟਸ ਕੀ ਹੈ 2023 IMO ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ, ਕਿ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਿਸ ਐਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਿਸ ਐਮਿਸ਼ਨ 2008 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿੰਨੇ, 20% ਬਾਏ 2030 ਐਂਡ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ 20 ਦੇ ਵੀ 30% ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਹਦੇ ਕੰਪੈरेटिवली 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸ ਐਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਕੰਪੈरेटिवली ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 2030 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਊਗਾ, ਮਿਨੀਮਮ 20% ਘੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ 30% ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 2040 ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ, 2040 ਤੱਕ 70%, ਰਾਈਟ, ਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ 80%। ਹੋਪ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਯੂ। ਐਂਡ ਬੇਸ ਲੈਵਲ ਕਿਹੜਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਐਮਿਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਥਿੰਗ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸੈਗਮੈਂਟ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਪ, ਜਿਵੇਂ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 40% ਪਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਾਈ ਈਅਰ 2030। ਐਂਡ ਬੇਸ ਲੈਵਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ 2008 ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ some more facts about it। so greenhouse gas strategy ਕੀ ਸੀਗੀ, to reduce the sea freight related to carbon emission। that is ਜਿਹੜੀ sea freight ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਐਮਿਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 40% ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ, 2030 ਤੱਕ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ 70% ਬਾਏ 2050 ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ 2008 ਲੈਵਲ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। then IMO 2020 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੂ ਰਿਡਿਊਸ ਦਾ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਲਫਰ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸ਼ਿਪ ਫਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀ, 3.5% ਤੋਂ 0.5%, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅੱਧੇ % ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ IMO 2023 ਤੱਕ ਟੂ ਰਿਡਿਊਸ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਐਮਿਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਦ ਸ਼ਿਪਸ ਵਾਇਆ ਮੈਜਰਿੰਗ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ EEXI ਐਂਡ CII। ਸੋ ਇਹ EEXI ਐਂਡ CII ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, अगर मैं CII की गल करा, ये हैगा दैट कार्बन इंटेंसिटी इंडेक्स, राइट। एंड अगर मैं EEXI की गल करा तो ये एनर्जी एफिशिएंसी मैजर करने लिए एक इंडेक्स है। सो ये की ने दोनों इंडेक्स, जिमें आप एमिशनस घट करते व्हीकल्स के विच ते उत्थे आपां बेसल नॉर्म्स BS4 BS5 BS6 फॉलो करते हैं, राइट। सो उवें भारत स्टेज 4 5 6 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਹੀਕਲਸ ਦੇ ਨੋਰਮਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਵੇਂ ਸ਼ਿਪ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਆ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਨੋਰਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਸ ਨੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਅਰਸ ਨੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ। ਸੋ ਆ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰਫਿਸ਼ਲੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਕਾਰਬਨ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਐਂਡ ਐਨਰਜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਇੰਡੈਕਸ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰਬਨ ग्रीन हाउस गैस एमिशनस ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ। ਹੋਪ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਯੂ। ਨੈਕਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਣਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈਗਾ ਡਾਇਰੀਆ ਕਾਜ਼ਿੰਗ ਪੈਥੋਜਨਸ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਕੰਟੈਕਸਟ ਕੀ ਇੱਥੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਕਿ ਆ ਐਂਟ ਅਮੀਬਾ, ਕੁਝ ਅਮੀਬਾ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਂਟ ਅਮੀਬਾ ਮੋਸਕੋਵਸਕੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ
क्योंकि ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਵਰਸਟ ਸਫਰ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, 5 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਐਂਡ ਲੋਐਸਟ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ 19 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਐਂਟ ਅਮੀਬਾ ਮਸਕੋਵਸਕੀ, ਇਹਦਾ ਓਰੀਜਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, 1941 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਯੂ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜਾਨਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਮੀਬਿਓਸਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੈਸਟਰੋਐਂਟਰਾਈਟਸ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਆਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਨ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਟਰਮਸ ਕਿ ਡਾਇਰੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਡਾਇਰੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੂਜ਼ ਸਟੂਲਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲਿਕੁਇਡ ਵਾਟਰੀ ਬਾਵਲ ਮੂਵਮੈਂਟਸ। ਮਿਨੀਮਮ ਅਗਰ 3 ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਡਾਇਰੀਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਸਤ ਲੱਗੀਆਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਡਾਇਰੀਆ ਵਾਇਰਸਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਪੈਰਾਸਾਈਟਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੌਜ਼ ਹੈਗਾ, ਅਮੀਬਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਕੈਨ ਲੀਡ ਟੂ ਡਾਇਰੀਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਟਮਕ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਆਹੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਟੈਕਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰੇਨ ਈਟਿੰਗ ਅਮੀਬਾ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੈਡ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, 15 ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਬ੍ਰੇਨ ਈਟਿੰਗ ਅਮੀਬਾ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਅਮੀਬਾ ਦੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਇੱਕ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਾਈਗਲੇਰੀਆ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਮੀਬਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾਈਗਲੇਰੀਆ ਫੋਲੇਰੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਹੌਟ ਸਰਫੇਸਡ ਵਾਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਪਲੈਸ਼ ਪੈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਲਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਪਾਰਕਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਲੋਰੀਨੇਟ ਕਰਕੇ, ਰਾਈਟ, ਐਂਡ ਅਵੋਇਡ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਹੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ, ਜਿੱਥੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ, ਥੋੜਾ ਕੋਸਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਈਟ, ਇਟ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਨੱਕ ਦੇ ਥਰੂ ਬ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਨਿਊਜ਼। ਆ ਕੁਝ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਟੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਇਟ ਐਟ ਆਲ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਲੋਰੀਨੇਟਡ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਉਹ ਪੂਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਲੋਰੀਨੇਟਡ ਵਾਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। That's all for the discussion for today. Let me check it once. Yeah, that's it. Thank you so much.